नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी के अंतर्गत जो है सोशियोलॉजी के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। और किसी भी इंटरव्यू में जैसे कुछ समस्याएं होती हैं, वैसे तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन प्रॉब्लम को लेकर के बात करेंगे। और ये तीनों प्रॉब्लम बहुत अधिक जेन्युइन है, कह सकते हैं कि सब लोग फेस करते हैं जब भी इंटरव्यू की बात आती है। तो उन्हें हम टुकड़ों में समझते हैं, यानी कि आज का जो डिस्कशन है वो हम तीन पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। सबसे पहले कि इंटरव्यू की कुछ बेसिक बातें, दूसरे पार्ट में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे जो मेन इंटरव्यू में भी हैं और एक दो ऐसे भी हैं जिनके पूछे जाने के पूरे चांस हैं। और बिल्कुल आखिरी में हम लोग देखेंगे एक हम लोग का इंटरव्यू प्रोग्राम है, उसके बारे में एक दो मिनट में, बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे पहले इंटरव्यू की जरूरी बातें, जैसे मैंने कहा कि तीन बेसिक समस्याएं हैं। जब भी हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये समस्याएं उभर करके आ जाती हैं। क्या है ये? सबसे पहला है कि क्या पढ़ें। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है कि क्या पढ़ें। अभी हम लोग इन सभी के सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे कि क्या क्या इस पे हो सकता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे पढ़ें। और तीसरी प्रॉब्लम जो आती है, थर्ड प्रॉब्लम, वो है कितना पढ़ें। आप चाहें कितना भी एक्सपर्ट हो इस सब्जेक्ट के या फिर इंटरव्यू देने के, आप इन तीन प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते हैं, क्योंकि ये नेवर कंप्लीट वाला स्टेप होता है। ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो एक एक करके देखते हैं। ऐसा डिस्कशन करने से क्या है कि आपको थोड़ी सी राहत फील होगी कि हाँ, ये बात सही है कि कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर मैं मैक्सिमम रहता हूँ या रहती हूँ तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्या है ये? सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें। तो देखिए, क्या पढ़ें तनाव वाली बात है, इसको तोड़ देते हैं तो ये आसान हो जाता है। जैसे इसके अंडर में हम एक एक पार्ट को लेकर देखते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस। अब सिलेबस, आप कहेंगे कि सिलेबस तो सर सब कुछ हो गया, फिर क्या इसमें देखें। सिलेबस का यहाँ सेंस ये है कि सिलेबस में जितने भी वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। कोई भी वर्ड है, अगर मान लीजिए कि वहां पर लिखा हुआ है वैश्वीकरण, तो आपको वैश्वीकरण क्या है कम से कम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिलेबस का जो वर्ड है वो वर्ड हमें देखना होगा। यहाँ मैं वर्ड ऐड कर दे रहा हूँ कि सिलेबस में जितने वर्ड हैं उनकी मीनिंग, वो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें क्या देखना जरूरी होता है? तो दो पार्ट हमें देखना है। एक जो है, देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये सब सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है, कहीं से वो शुरू हो गए हम बता सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है, आपसे ये कहा जाएगा कि आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है, आपका पसंदीदा टॉपिक कौन सा है। तो ऐसे में तो क्या है कि हमें कम से कम एक टॉपिक तो बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टॉपिक ले सकते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे हमें दो टॉपिक प्रिपेयर करना है। इसका नाम मैं ए और बी रख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? जब पूछा जाता है कि फेवरेट टॉपिक क्या है तो हम दो क्यों करें? दरअसल ऐसा कई कैंडिडेट के साथ हुआ, अलग अलग कमीशन में हुआ है। उन्होंने, उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा फेवरेट यूनिट ये है। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे पूरा आता है। फिर भी अगर इसके अलावा कोई टॉपिक सेलेक्ट करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो ऐसे में क्या है कि हम हर तरह के, जो कह सकते हैं ना कि बाउंसर आने वाले हैं, उनके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो उसके अलावा कोई टॉपिक आ जाए तो वो हम प्रिपेयर्ड रहें। पूरी सिलेबस हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिलेबस हमने पहले ले ही लिया है। यानी कि दो टॉपिक ये हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? अगर बोर्ड पे पढ़ाने का आपको मौका मिलता है, चांस बनते हैं, तो इसके लिए भी क्या है कि टू टॉपिक
आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बल्कि यहाँ देखिए, ये टॉपिक की जगह हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यूनिट लिख देते हैं। ये आप यूनिट रखिए ताकि क्लियरिटी और ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर हम रखते हैं टॉपिक, यानी पढ़ाने के लिए आपके पास जो है दो टॉपिक रेडी होना चाहिए। और दो क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ है। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किए तो नहीं नहीं, इसके अलावा कोई पढ़ा के दिखाइए। तो ऐसे में क्या है कि हम खुद की कुछ लिमिटेशन ना बनाएं और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सके। तो दो टॉपिक ये हम प्रिपेयर करें, दो यूनिट, दो टॉपिक फॉर बोर्ड, और पूरे सिलेबस वर्ड टू वर्ड ये रहे। इसके अलावा क्या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा इंटरव्यू 25% या कभी कभी 50% या बहुत रेयर केस में उससे भी अधिक निकल जाता है। तो हमारा जो इंट्रो है, जो इंट्रो आप स्टार्ट करेंगे अपने बारे में परिचय देना, उसका ठीक से एनालिसिस आपको करना है। आप चाहे तो उसको रट्टा भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कहाँ से वर्ड शुरू किया और कहाँ पर आपने फिनिश किया, उसमें क्या क्या वर्ड आपने बोला, उन वर्ड के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, उसको विशेष ध्यान देना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ पॉइंट पे, तो इंट्रो के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है, इसे हम कुछ पार्ट में ले लेते हैं, ए बी सी ऐसे करके, कि इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात हो सकती है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्ड आप बोल रहे हैं अपने इंट्रो में, उसकी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम ले सकते हैं कि बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड उसके बारे में पता हो, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है कि उसका बैकग्राउंड आपसे पूछा जाए अगर इंट्रो में कोई वर्ड आपने यूज किया है तो। ठीक है, दूसरी बात, रिसर्च। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो इसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। देखिए, 100% नहीं है, कई बार एक दो नहीं, लगभग 10% कैंडिडेट ऐसे हैं, या मोटा मोटी मैंने 10% को ध्यान दिया, हो सकता है थोड़े और अधिक हों, जिनसे रिसर्च पे बात नहीं की गई है। तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे मान लीजिए कि नहीं पूछा गया आपके रिसर्च टॉपिक से, तो घबराना नहीं है कि बहुत वो पैनल खराब है, टीम खराब है, इंटरव्यू लेने वाले बेकार है, नहीं पूछे। हो सकता है कि रिसर्च टॉपिक पूछते पूछते बोर हो गए, उनको वैसे भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपसे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने नहीं उसको टच किया। चांस अधिक रहते हैं पूछे जाने की, इस पर आप प्रिपेयर्ड रहिए कि क्या है, कैसे है, उसकी क्या प्रॉफिट है, सोसाइटी को क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, एटीसी एटीसी। कई सारे क्रॉस क्वेश्चन इस पे होते हैं, आपका फर्स्ट पेज कैसा था, कैसा हो सकता है, लास्ट पेज कैसा है, एटीसी। इसमें इसमें एक और कैटेगरी है। कुछ कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने कहा कि सर अभी हाल ही में मैंने एडमिशन लिया है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले, ऐसे करके। तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछना वो लोग स्किप कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसकी भी कई कैटेगरी है आपसे पूछे जाने का, कि आपसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप रिसर्च टॉपिक डाले हैं तो आप इसको प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, तो रिसर्च आपको देखना है, या हॉबी आपसे पूछी जाती है, आपकी क्या हॉबी है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हॉबी के अलावा, हॉबी में देखिए, आप जब भी वर्ड ये इस्तेमाल करें तो आप देखो, आपने खुद बताया है कि आपको ये बेहद पसंद है, ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा गहरे क्वेश्चन भी उससे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने ये पूछा कि क्रिकेट में हेलमेट लगाना कब से शुरू हुआ। या किसी से पूछ दिया जाता है कि बल्ले की साइज पहले चौड़ी होती थी, पतला कब किया गया।
ये देखिए आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग इस क्षेत्र से हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है, और वो लोग आसानी से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं। किसी को मान लीजिए गाना गाना पसंद है, तो उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संगीत है, ये कौन सा राग है, etc, इस टाइप से। और आखिरी पार्ट आपको देखना है, ये आपको अपने स्टेट यानी कि एमपी की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। स्पेशली क्या है कि जो लोग आउट ऑफ स्टेट होते हैं उनके लिए कई बार छोटी बातें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कितने ज़िले हैं, कितने ऐसे ज़िले हैं जो एमपी से यूपी से टच होता है, या गुजरात से टच होते हैं, या और भी जो स्टेट हैं उनसे कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, कौन सी ट्राइब्स एमपी में ज़्यादा है, कौन सा डैम बड़ा है, कौन सा लेक बड़ा है। इस तरह से जो फर्स्ट वाले पार्ट है, बेसिक बेसिक बातें, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से वैसे भी आ सकता है क्योंकि आप वहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग पहले पार्ट को डिसाइड किए हैं और यही ज़्यादा है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मेन तरीका आपको यहाँ पता चलेगा कितने पे। ये तो है ही। तो एक फर्स्ट पार्ट पे हम लोग इसे फिनिश करते हैं, ठीक है। आते हैं सेकंड वाले पे, यानी कि कैसे पढ़ें, इस टॉपिक को देखते हैं। ये देखिए आप इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, वीडियो को रोक के। जस्ट वेट। चलिए, सेकंड पार्ट हमारा है कि कैसे पढ़ें। कैसे, एक समस्या तो देखिए होती है कि जब आप रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर पेपर आपका एमसीक्यू है तो आप ढेर सारे एमसीक्यू करते हैं। अगर आपका रिटन लिखित एग्ज़ाम है तो बहुत सारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते, बिना उसके आप पास नहीं हो सकते, और लगभग कोई होता भी नहीं है बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के। वैसे इसमें अगर ओरल टेस्ट होगा, आपसे क्वेश्चन ओरल पूछा जाएगा, ओरल आपको बताना है, वो भी किसी को फेस करते हुए, जिसमें देखो कुछ चलता नहीं है। कुछ चलने का ये मतलब है कि जब हम एमसीक्यू करते हैं तो एमसीक्यू में क्या होता है कि ज़्यादा क्लियरिटी है। रिटन में आप कुछ बातें ऐसे लिख देते हैं, आपको कुछ नहीं पता है लेकिन आप बहुत कुछ लिख के आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के लिए क्या खास किया है, और आपको कुछ नहीं पता है, तो आप इतना लिखेंगे कि उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखा है, उनके शिक्षा पे ध्यान रखा है, उनके रहने के स्थान पे ध्यान रखा है, पीने के पानी पे ध्यान रखा है, बल्कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये सब फिर भी आपने लिखा। आपको किसी स्कीम का नाम नहीं पता, किसी डेटा के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी आप पन्ने भर लिख के आ सकते हैं। ये स्पेस आपको इंटरव्यू में नहीं मिलता। इंटरव्यू में जैसे होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के लिए क्या किया है, आप कहेंगे कि उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखा है, वो तुरंत कहेंगे कैसे। अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि कैसे, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम है जिसके माध्यम से उनके पास ये पहुंचा है, या सरकार दे रही है, या तरीका क्या है, ऑफिसर क्या है, यूनिट क्या है। आपको वहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप उनको घुमा फिरा देंगे, फिर उसके नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो कैसे का यहां हमें ये सेंस निकालना है कि आपको प्रश्न बनाना है, प्रश्न आपको क्रिएट करना है, यानी कि संभावित प्रश्न। ये प्रश्न कैसे हैं, संभावित प्रश्न आपको बनाने हैं कि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है। और उन प्रश्नों का आप ओरल आंसर देने की कोशिश करिएगा। आप शुरू में रिटन कर सकते हैं लिख करके, और फिर उन्हें बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई बार लिखने और बोलने की जो सहजता है उन दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए उन प्रश्नों का आंसर आप बोल करके
कोशिश करिएगा। अभी देखिए आज ही हम लोग बात करेंगे, करीबन 8-10 प्रश्नों पे बात करेंगे, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। तो प्रश्न बनाइए, उनको बोल करके आंसर देने की कोशिश करिए। अगर लगता है कि इस पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप चाहें तो उन क्वेश्चन को भेज कर, उन आंसर को भेज करके, क्वेश्चन आंसर को, कि सर क्या ये ठीक है, तो थोड़ी हमारी टीम उसको जांच करके थोड़ा रिफॉर्म बता सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कितना पढ़ें। क्योंकि अभी आपने फर्स्ट पार्ट को देखा कितना लंबा गया था, कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। अब ये आ रहा है कि सब पे क्वेश्चन बनाइए, फिर उसका आंसर ओरल करिए या लिखिए। ये तो फिर और बड़ी समस्या है। ये छोटी बात नहीं है, आपको लग रहा होगा कि आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन कभी आप रिटन में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप किसी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। 8, 10, 12 महीने कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, कम से कम 6 महीने तो लगता ही लगता है। और आपके पास समय कितना है? बेहद कम। यानी कि क्या करना है, इस पार्ट को हमें इस वाली यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ए, बी और सी। किस किस पार्ट में? आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सेकंड है एवरेज इंपॉर्टेंट। और थर्ड में है लिस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हम यहां ले सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये बात ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, या ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर ये दो इम्पैक्ट आपको देखना है तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं, यानी कि महिलाओं पर इम्पैक्ट और बच्चों पर इफेक्ट। ये ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने के चांस रहते हैं, उसमें भी जिनके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है उनसे तो संभावना और बन जाती है, जैसे आपके सिलेबस में है। ग्लोबलाइजेशन का बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आप एवरेज में ले सकते हैं। एवरेज में कि इस पर भी मतलब 50-50 चांस है कि पूछ दे। और लिस्ट में क्या है कि विद्यार्थियों पर या स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा है इसका, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। तो आप जब क्वेश्चन की डिजाइन करें तो ऐसे आपके पास हर यूनिट में कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, आप इन दोनों को स्किप करके सिर्फ इस पर प्रिपेयर करें, क्योंकि टाइम लिमिट कम है तो कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। कम से कम जो फेवरेट यूनिट आपने सेलेक्ट किया है उस पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मतलब कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग है, ये बिना काम किए आप इसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का डिस्कशन हम लोग 3 पार्ट में लेंगे। फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू की कुछ ज़रूरी बातें, सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इंटरव्यू में उनको देखते हैं। इसके बाद थर्ड पे आएंगे। इन प्रश्नों की लिस्ट मैंने बनाया है, ये लगभग 10 है। वैसे देखिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सबका एक इस वीडियो में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हम अभी बात करें, बाकी आप जब इंटरव्यू में जुड़ेंगे तो वहाँ पर एक एक दिन में 30-40 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ कलेक्शन को प्रश्नों का वहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल्यों के टकराव से आप क्या मतलब है। ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे एक बाउंसर फेंक दिया गया, मूल्यों के टकराव से क्या मतलब है। तो वैसे तो ढेर सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि
जब सभी में अंतर बताएं तो कई घंटे का काम है। तो आप ऐसा रख सकते हैं कि सर मूल्य कई प्रकार के होते हैं और उनकी मांग या ज़रूरत के अनुसार उनमें टकराव आते रहते हैं। जैसे, तो जब आप जैसे लेंगे तो थोड़ा सा वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पारिवारिक मूल्य हुआ या राष्ट्रीय मूल्य हुआ, दो अलग अलग मूल्य हुए, तो दोनों के बीच में टकराहट को आप दिखा सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी क्या ज़रूरत है। अभी देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ प्रश्न पे बात कर रहे हैं, आंसर पे नहीं। आंसर पे थोड़ा सा कुछ सेलेक्टेड वर्ड और इस्तेमाल करने की ज़रूरत सभी में होती है, ये बस एक आइडिया के लिए है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वर्तमान में भारत में जाति व्यवस्था का कोई औचित्य है या नहीं? ये कह सकते हैं कि लगातार चर्चा में रहता है कि पहले का जमाना कुछ और था, अब कुछ और है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का औचित्य आता रहता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सामाजिक लाभ के लिए समान जाति विवाह ठीक है या असमान जाति विवाह? आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो इसका आंसर अच्छे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर हाँ ना में नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि समान जाति विवाह के भी लाभ हैं और असमान जाति के भी लाभ हैं और दोनों के कुछ नुकसान भी हैं। तो आप इसी पार्ट में लेकर बताएंगे कि दोनों के अपने सर लाभ होते हैं, इसके ये लाभ होते हैं और इसके ये लाभ होते हैं। ठीक है, जरूरत पड़े तब आप हानियों का जिक्र करें, नहीं तो अगर कम शब्द में बताना है तो आप दोनों के लाभ को बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये सब कुछ आता है। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि असमान जाति में विवाह करते हैं तो क्या होता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो डेवलप होती है। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ मिलती है तो एक कह सकते हैं कि वो डाइवर्सिटी का विकास होता है। और एक जाति में करने से क्या है कि वहाँ जो संस्कृति है वो प्रबल तरीके से उसको एडॉप्ट करती है और उसको लोग एक्सेप्ट करके उसको रेगुलेट करते हैं या मनाते हैं। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर जाति धर्म जैसी मान्यताओं के खिलाफ थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? ये मतलब कह सकते हैं कि जब आप इनके दार्शनिक रूप को देखेंगे तो वहां पर समझेंगे कि क्यों इन्होंने कहा। दरअसल मुद्दा ये था कि एक धर्म को एक्सेप्ट करना ये अनिवार्य हो गया था, क्योंकि जो भी दलित समाज था वो किसी न किसी धर्म के बहकावे में आ जाता था। और ये बात जो भी कह सकते हैं महापुरुष थे, सुधारक थे, उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वो इसका मिसयूज भी करते थे। तो इन्होंने इन्हीं तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए इन्होंने कहा कि अगर किसी धर्म को हमें एक्सेप्ट ही करना है तो बौद्ध धर्म ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जब आप आंसर दें, उन्होंने प्रश्न पूछा अंबेडकर, गांधी या किसी का भी नाम लिया, आप रिस्पेक्ट के साथ अपने आंसर में उनका नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऐसे करके आप कर सकते हैं, या भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट आप ले सकते हैं। कई लोग मना करते हैं इस बात का, लेकिन मैंने देखा है कि जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है अच्छे मार्क्स उनके रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा इम्पैक्ट कहीं पड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग आप पढ़े हैं, अब दोनों को एक साथ समराइज करके आपको आंसर देना है। दे सकते हैं, आसान है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में जनजातियों के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है? ये देखिए आपके आखिरी यूनिट में सीधे सीधे लिखा है जनजातियों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपके पास ये लिस्ट भी होगा कि कौन कौन सी योजना है जो उनके लिए अभी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जाता है, इवन एमपीपीसीएस जो सिविल सर्विस है वहाँ पर तो भरमार रहती है इस प्रश्न का।
मध्य प्रदेश में आज भी बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? इसके साथ कई शब्द और जोड़ दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्या आप मानते हैं कि सरकार फेल है? क्या आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र फेल है? क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है? ऐसे ऐसे करके कई सारे प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें आपको डेटा पता होना चाहिए कि अभी बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की स्थिति क्या है, पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले क्या थी। अगर आपके पास मतलब वो होगा, वो आपको मिल जाएगा, वो डेटा क्या है। अगर उस समय से इस समय कम हुआ है तो आप उसको दर्शा सकते हैं कि सर वो लगातार कम हो रही है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ये ठीक हो जाएगी, और सरकार इसको कम करने के लिए ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ऐसे करके आप पॉजिटिव वे में अपने आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? ये द्वंद्व जैसा प्रश्न है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आ, इसको कहा जाता है कि उछल्ले विचारों वाले, जैसे नहीं होता है कुछ भी बोल देने वाले, वो आते हैं तो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया है पश्चिमीकरण ने। कोई आता है तो पश्चिमीकरण ने भारतीय संस्कृति को महान बना दिया है। बल्कि इसका आंसर एक शब्द में नहीं हो सकता, ना ही एक तरफ हो सकता है। कोई भी संस्कृति किसी को प्रभावित करती है तो पूरी तरह से ना तो नकारात्मक कर सकती है ना तो सकारात्मक। तो आप दोनों पक्ष को बताकर रखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के निजीकरण पर आपकी क्या राय है? ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष है शिक्षा का निजीकरण, और इसकी संख्या ज्यादा है जो लोग ये बात मानते हैं कि ये गलत बात है, शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी रफ्तार से ये चीजें हो रही हैं कि सरकारी स्कूलों में ठीक से व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नेताओं के भाषण तक ये बात सीमित हो जाती है, व्यवहारिक तौर पर वहां नहीं उतर पाती है, और उन्हीं नेताओं, अधिकारियों, छोटे नेता, बड़े नेता, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, या बिजनेसमैन अच्छे, उन सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये भी इंडिकेशन होता है कि वहां पर अच्छी शिक्षा है। तो ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है कि 27,000 स्कूलों को एक साथ बंद करने का सरकार प्लान बना रही है। अब ये कितना व्यवहारिक तौर पे हो पाता है, कितना नहीं, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो देखो प्रत्येक वर्ष खुल रहे हैं, इसका मतलब है कि जरूरत है। सरकारी में अगर स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि शिक्षा की जरूरत नहीं है, ये तो मतलब नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जिस तरह उपलब्धता होनी चाहिए उस तरह उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो निजीकरण ठीक से कह सकते हैं कि उतना उचित नहीं है, क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग, समूह प्राइवेट के खर्च को वहन नहीं कर सकता। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका पक्ष मतलब कंपैरेटिवली आप ले सकते हैं। कई मामले में प्राइवेट ठीक भी है कि आसानी से पहुंच हो जा रही है। पहले कुछ लोगों का एडमिशन हो नहीं पाता था, अब सभी का हो जा रहा है। कम समय बचा है तब भी मतलब कुछ सकारात्मक बात को ले सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा ड्रैगन है। अभी यूपी में एक है रेलवे स्टेशन कानपुर, वहाँ पर वेटिंग जो हॉल होता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे ट्रेन आने वाली है, 2-4 घंटे आप इंतज़ार करते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको प्राइवेट कर दिया गया है। और प्रत्येक घंटे का 20 रुपये चार्ज कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनी जिसने लिया है वो चार्ज कर रही है। वो तब ले रही है जब शुरुआती है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो 20 रुपीज कब 200 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। वो भी पर आवर के हिसाब से है, 5 घंटे है तो आप 5 गुना पे करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि ये चीजें बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन लगातार बढ़ रहा है, ये एक समस्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में
कृषक असंतोष के मूल कारण क्या है? तो ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ये आसान प्रश्न होते हैं अगर इसमें क्रॉस क्वेश्चन ना किए जाए। आप बता सकते हैं कि उनकी प्रति व्यक्ति आय ठीक नहीं है। इसके लिए कुछ अच्छे डेटा आप दे सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का है और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। तो इस हिसाब से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी वहां पर काम करेगा उसका पर कैपिटा इनकम कम होगी। और भी कुछ जरूरत की चीजों को देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, एक लंबी लिस्ट है, आप बता सकते हैं। जब तक उस पर क्रॉस ना हो तब तक ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको कर सकते हैं। हमारा एक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 मेंबर की पैनल होती है और जिसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम 3 एक्सपर्ट बैठाए जाएं और एक साइकोलॉजिस्ट रहते हैं और प्रॉपर आपकी लगभग 40 मिनट से 60 मिनट तक आपके इंटरव्यू होते हैं। फिर आपके जो है फीडबैक चलते हैं, उसके ठीक 10 मिनट के गैप के बाद जो है वो भी लगभग इतने समय तक चलते हैं। और देखा जाता है कि पहले दिन करीबन 20+ प्रॉब्लम निकलते हैं और वो प्रॉब्लम एक चैलेंज होता है। हम कोशिश करते हैं कि आप उन सभी प्रॉब्लम को बताया जाए और आप जब अगले वाले मॉक इंटरव्यू में शामिल हों तो आप उसमें से कम 2 3 4 से ज़्यादा रिपीट ना करें अपनी प्रॉब्लम, ताकि जब लास्ट इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी रहे। दूसरी बात, ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों सुविधा है और ऑफलाइन में जो आप आयोग के पास इंटरव्यू देंगे उसका कॉपी पेस्ट करने की हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल आपको डेट टाइम मिले, आप वहाँ प्रेजेंट हों, आप वेटिंग हॉल में बैठे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, फिर आपका जो है माइक अनाउंसमेंट होता है कि आप दिस पर्सन, उसके बाद आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, प्रॉपर सब कुछ उसी प्रोसेस के साथ। आप जो भी होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है आप उसको बोलेंगे, बैठेंगे, उस प्रोसेस के साथ सब कुछ चलेगा। तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि उसका एक फीलिंग ले सकते हैं कि उस दिन क्या क्या हमारे माइंड में चलता है, क्या द्वंद्व चलते हैं, तो उसका एक लाभ आपको मिलेगा। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप कॉल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप बोर्ड पे पढ़ाने का कुछ वीडियो भी भेज सकते हैं 5-10 मिनट का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी टीम उसको जांच करती है, अगर कुछ रिफॉर्म बताना है तो वो आपको बताया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।